हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमपॉली। सो बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो लेक्चर नंबर 27 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं फॉल्ट फाइंडिंग टेक्निक्स के बारे में, दोष निवारण तकनीक के बारे में, कि जो फॉल्ट्स हमारे प्रोसेस में फॉल्ट्स हो जाते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स में फॉल्ट्स हो जाते हैं, वो किस कारणों से होते हैं, किसकी वजह से होते हैं, वो सब चीज़ें हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बात मुझे आपसे करनी है, वो कर लेते हैं, उसके बाद हम जो है लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। काफ़ी टाइम से बात ड्यू थी, तो मैं सोचा कि आज मैं ये बात आपसे करता हूँ। देखिए, आप में से जितने लोगों को अभी नींद आ रही है या डर लग रहा है एग्जाम से, भूख लग रही है, सारी चीज़ें छोड़ दीजिए, आप लोग एक साइड रख दीजिए, ये ठीक है। या आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ और चीज़ों में भी बिजी हैं। कुछ लोग को गेम्स खेलने का शौक होता है, कुछ लोग को क्रिकेट के बाहर आउटडोर गेम्स खेलने का शौक होता है, ठीक है। कुछ लोगों को फ़ोन पे बात करने का शौक होता है, ठीक है। तो उन सब चीज़ों में अभी नहीं पढ़ना है, इन सब चीज़ों का भी वक्त नहीं है आपके पास कि आप किसी और की वजह से अपना टाइम खराब करें। बिल्कुल भी आपको टाइम खराब करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। स्टार्टिंग जो होती है ना, वो मेंशन से होती है, मैसेजेस से होती है, ठीक है। और एंडिंग जो होती है वो आपका नंबर ब्लॉक होगा, वहीं पे एंडिंग हो जाएगी आपकी, ठीक है। बहुत देखे हैं, ऐसा ही होता है, मैसेजिंग से स्टार्ट होता है और एंडिंग ब्लॉक पे होती है। तो उस चीज़ से बाहर निकल जाना, इन सब चीज़ों में अभी आपके पढ़ने का वक्त नहीं है बिल्कुल भी। दिन जी जान लगा दो। और आपके पास में भी अगर आपका रूम पार्टनर भी पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, अगर पढ़ रहा है वेल एंड गुड, नहीं पढ़ रहा है उसको उठाओ, उसको बताओ कि हम लोग जहां रह रहे हैं ना, हम लोग पढ़ने के लिए हैं, यहां पर टाइम पास करने के लिए नहीं है, ठीक है। तो उसको भी उठाओ, अपने साथ में बिठाओ उसको कि चल पढ़ते हैं हम। ये सीएनसी की प्लेलिस्ट कंप्लीट आपको एग्जाम में देख करके जानी है, तभी आप इस सब्जेक्ट को क्लियर कर पाओगे, नहीं तो ये परेशान कर देता है सब्जेक्ट आपको। अब एक और चीज मैं आपसे शेयर करूंगा, ठीक है। हम लोग एक फैमिली की तरह हैं, ठीक है। मैंने शुरू से ये चीज कोशिश की है और हमेशा समझा है, क्योंकि अब देखो रात के 12 बजने वाले हैं, पूरे दिन सुबह से पढ़ा रहा हूं और अब भी 12 बजे पढ़ाने के लिए खड़ा हो गया हूँ, सिर्फ आपकी प्यार की वजह है। और 2-3 बजे तक अभी ये लेक्चर आएगा, आपका अपलोडिंग होगी, वो सारी चीज़ें बहुत टाइम लेती हैं। सुबह फिर से मेरे को 6-7 बजे उठना होता है। तो ये सिर्फ आपका प्यार है, आपकी सपोर्ट है, जो मुझे ये सब चीज़ें करने पे मजबूर करती है कि मैं आपको खड़े होकर पढ़ाऊँ यहाँ पर, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चे मेरे ऊपर डिपेंड हैं, जिनका कोर्स सिर्फ सीएनसी का एमपॉली पर चल रहा है। तो ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। ये कोई मैं आपके ऊपर एहसान नहीं कर रहा हूं, ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं रात को खड़े होकर आपको पढ़ा रहा हूं। मैं जस्ट अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर रहा हूं। देखिए, जब से हमने स्टार्ट किया था ना, एक चीज मैं आपको आज दिखाना चाहता हूं, ठीक है। जब हमने चैनल को स्टार्ट किया था एमपॉली को, तो यहां पे सिर्फ एक था। ऐसे ऐसे कोई टीचर आपको अपना चैनल खोल करके नहीं दिखाएगा। यहां पर सिर्फ एक लिखा था, ये जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था, ये सब कुछ नहीं था। तब जब मेरे से एक बच्चा जुड़ा था, तो आप में से ही सब बच्चों ने मुझे यहां तक पहुंचा दिया। इन 3 महीनों के अंदर हम 1749 हमारी फैमिली मेंबर्स, हमारे सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। तो अब मैं चाहता हूं, ये मेरा प्यार है कि मैं आपको रात को खड़े होकर पढ़ा रहा हूं। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि मेरे बच्चे मुझसे कितना प्यार करते हैं, मेरे बच्चे मुझे कितना मानते हैं, ठीक है। ये हम लोग इस महीने 2K करेंगे, जून में इसको 2K करेंगे। तो ये आप लोग की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अब एमपॉली को शेयर करेंगे, बहुत सारा प्यार आप लोग देंगे। आप अपने रूम पार्टनर से बोलिए, अगर वो भी मैकेनिकल के हैं, कि साथ में आपके बैठ के पढ़ें, ठीक है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बस यही चाहिए आपसे, और कुछ नहीं चाहिए। बाकी मेहनत करते रहिए और डबल मेहनत मेरी रहेगी आपके साथ। मैं जैसे अभी खड़ा हूं, एग्जाम के लास्ट नाइट तक आपके साथ ऐसे ही खड़ा रहूंगा, जैसे लास्ट सेमेस्टर में भी खड़ा रहा था, सेम इस बार भी ऐसे ही होगा। तो अब जल्दी से हम अपना लेक्चर जो है स्टार्ट करते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग टेक्निक्स। अब देखो, फॉल्ट फाइंडिंग टेक्निक्स बेसिकली क्या है कि जो भी हमारी प्रक्रिया में दिक्कत आई है, उस दिक्कत को समझना, देखना, हमारा फॉल्ट फाइंडिंग कहलाता है। फॉल्ट को ढूंढना, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि फॉल्ट फाइंडिंग टेक्निक विच आर जनरली एम्प्लॉयड विद माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम्स आर एज फॉलोज। लेकिन जब हम ये चीज सीएनसी में करते हैं, तो हम कुछ बहुत सारी माइक्रो प्रोसेसर डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं, कुछ माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम्स का इस्तेमाल करते हैं, और हम लोग फॉल्ट्स को फाइंड कर लेते हैं। क्योंकि प्रोडक्ट में फॉल्ट्स ढूंढना, या प्रोसेस में फॉल्ट ढूंढना, या मशीन में फॉल्ट ढूंढना आसान नहीं होता। तो उसके लिए कुछ डिवाइसेस का इस्तेमाल, कुछ सिस्टम्स का इस्तेमाल हमें करना पड़ता है, और फाइनली वो फॉल्ट हमें मिल जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला आता है हमारा विजुअल इंस्पेक्शन। विजुअल इंस्पेक्शन यानी कि दृश्य निरीक्षण।
अब ये दृश्य निरीक्षण क्या है, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, विजुअल इंस्पेक्शन, यानी कि आप अपनी आंखों से पता कर ले रहे हैं कि कहां पर दिक्कत है। जैसे सपोज बच्चों, ये एक बॉटल है, पानी की बॉटल है, ठीक है। अब इस पानी की बॉटल में अगर मैंने पानी भरा हुआ है, अब मैं इसको टेढ़ा कर रहा हूं, ठीक है, और मैं इसको दबा रहा हूं, तो इसमें पानी लीक अभी नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं इस कैप को तोड़ दूं तो क्या होगा, इसमें से पानी लीक होना शुरू हो जाएगा। तो आप समझ जाएंगे कि सिस्टम में कहां गड़बड़ है, इस कैप में गड़बड़ है। अगर मैं इस कैप को बदल दूं तो इस पानी इस बॉटल से लीक नहीं होगा, ठीक है। तो इसी तरह से विजुअल इंस्पेक्शन किया जाता है। अब मैंने इसका क्या किया, मैंने इसका दृश्य निरीक्षण किया और मैंने फॉल्ट को पता किया, इसी को विजुअल इंस्पेक्शन बोलते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको एक क्लिक में समझ में आया होगा जिसने ध्यान से मेरी बात सुनी है, ठीक है। तो केयरफुली लुकिंग एट द फॉल्टी सिस्टम में रिवील द सोर्स ऑफ फॉल्ट, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि केयरफुली हम उस चीज को देख रहे हैं, ध्यान से बहुत देख रहे हैं और पता कर ले रहे हैं कि फॉल्ट हमारा कहां पर है, ठीक है। ये क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट विच इज लूज इन इट्स होल्डर। जैसे क्या है, कोई सर्किट है अपनी होल्डर से लूज हो गया, तो आपको पता लग गया, आपने उसको टाइट किया, फॉल्ट पता लग गया, प्रोसेस दोबारा से चालू हो गई। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं विजुअल इंस्पेक्शन, ठीक है। तो दोषपूर्ण प्रणाली को ध्यान से देखने से गलती के स्रोत का पता चल सकता है। उदाहरण के लिए एक एकीकृत सर्किट जो अपने धारक या बोर्ड पर अधिशेष सोल्डर नहीं होगा, बेसिकली ये हो, हाँ सोल्डर ब्रिजिंग ट्रैक में ढीला है, ठीक है। तो वो सही से लगा हुआ नहीं है, आपने देख लिया कि भैया ये जो है सॉकेट सही से लगा हुआ नहीं है, इसीलिए जो है वो काम नहीं कर रही है। जैसे आपने क्या किया, आपने सॉकेट में एक स्विच लगाया, ठीक है, या आपने एक 3 प्लग लगाया, आपने देखा कि पावर तो आई नहीं बोर्ड में, या मेरा चार्जर तो चला ही नहीं, तो आप क्या करते हैं, उसको हिला के देखते हैं, सॉकेट में हिला के देखते हैं, आपको लगता है अरे अरे पावर तो आ रही है, ठीक है, ये यहां से ढीला है, ठीक है, तो आप उसको टाइट करते हैं और आपकी चार्जिंग स्टार्ट हो जाती है। इसी तरीके से काम करती है। अब देखो जैसे ये इंसान है, ये एक इंसान का बच्चा है, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये विजुअल इंस्पेक्शन कर रहा है, इसका इस सरफेस का विजुअल इंस्पेक्शन कर रहा है कि इस सरफेस में कोई दिक्कत तो नहीं है। इसी तरह से विजुअल इंस्पेक्शन किया जाता है हर प्रोसेस में। अब देखिए नेक्स्ट आता है ऑसिलोस्कोप। अब ऑसिलोस्कोप क्या चीज है, तो ऑसिलोस्कोप को हिंदी में ऑसिलोस्कोप ही बोलेंगे, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसका इंग्लिश और हिंदी सेम ही होता है, उसका कुछ नहीं हो सकता, तो ये वही उनमें से ही एक चीज है ऑसिलोस्कोप। तो ऑसिलोस्कोप क्या है, काफी ऐसे सिग्नल हैं जिन्हें हम मल्टीमीटर में चेक नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे सिग्नल्स होते हैं जिन्हें हम मल्टीमीटर में चेक नहीं कर सकते, उस जगह पर हम ऑसिलोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑसिलोस्कोप क्या करता है, हमें एक 2D वेव फॉर्म बना करके देता है। क्या देता है, एक 2D वेव फॉर्म बना करके देता है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, एक मीटर लगा होता है, मीटर में क्या होगा, एक 2D वेव फॉर्म हमें बना करके दे देगा, और हम उससे जब हम लोग एक्सपर्ट हो जाते हैं ना, तो हम समझ जाते हैं कि अच्छा ये ही दिक्कत है इसमें, ठीक है। तो ये होता है ऑसिलोस्कोप। देखो समझो इसको, द ऑसिलोस्कोप और स्कोप मस्ट बी वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड एंड फेमस आइटम्स ऑफ टेस्ट इक्विपमेंट। तो किसी भी इक्विपमेंट को टेस्ट करने के लिए सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल किया जाता है वो ऑसिलोस्कोप इस्तेमाल किया जाता है। Oscilloscope is a type of test equipment that allows signal voltage to be displayed on a screen। तो ये एक तरह का इक्विपमेंट है जो क्या करता है, अलाउ करता है सिग्नल वोल्टेज को, वोल्टेज सिग्नल को किसमें, कि वो डिस्प्ले हो किस पे, स्क्रीन पे, एक स्क्रीन पे, किसमें, एक 2 डायमेंशनल फॉर्मेट में, एक 2 डायमेंशनल फॉर्मेट में, ठीक है। इन दिस वे इट इज पॉसिबल टू सी वेव फॉर्म ऑन द स्क्रीन एंड अंडरस्टैंड हाउ अ सर्किट इज परफॉर्मिंग। तो हम क्या करते हैं, ये जो वेव्स आती है ना, जब हम लोग एक्सपर्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो हम समझ जाते हैं कि ये वेव्स हमारी ठीक आ रही है या नहीं आ रही। जैसे डॉक्टर्स, आप देखा होगा आईसीयू में कोई पेशेंट है, अब हम लोग गए तो डॉक्टर्स बता देते हैं ये सीरियस है या ये नॉर्मल है, किससे, वेव्स की हेल्प से। मशीन में वेंटिलेटर पे कोई पेशेंट है तो उसमें साइड में वेव्स ही तो चल रही होती है मशीन पे, तो वो समझ जाते हैं। हम लोग थोड़ी ना समझ पाएंगे उनके ग्राफ्स, ठीक है, वो तो हमें तो ऐसे ही कुछ भी नजर आएगा कि भाई ऐसे कुछ करके चल रहा है, ठीक है। हम क्या कहेंगे, भैया सीधा भी चल रहा है, जब भी इंसान से किया पता चला इंसान स्वर्ग बता गया, है ना। हम लोग क्या करें, भैया डॉक्टर साहब सीधी सीधी सी लाइन आ रही है, सीधी सीधी लाइन नहीं आ रही है, अब पेशेंट सीधा हो गया, ठीक है। तो जब हम लोग एक्सपर्ट हो जाते हैं किसी चीज में तो हम आसान बहुत आराम से जो ग्राफ्स हैं उनको समझ लेते हैं, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, ये इसी तरीके से क्या करता है, स्क्रीन पे शो करता है और हम लोग समझ जाते हैं। इन व्यू ऑफ दिस
the scope is able to provide a far great level of details that simpler items of test equipment। तो एक इक्विपमेंट को टेस्ट करने के लिए बड़ा अच्छा आइटम है ये। अभी इसको देखेंगे ये कैसा होता है, ठीक है। सबसे पहले इसको हिंदी में पढ़ते हैं क्योंकि नहीं तो मेरे हिंदी वाले बच्चे मेरी शिकायत कर देंगे, ठीक है। देखिए ऑसिलोस्कोप या ऑसिलोस्कोप परीक्षण उपकरण के सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल और प्रसिद्ध वस्तुओं में से एक होना चाहिए। ऑसिलोस्कोप एक प्रकार का परीक्षण उपकरण है जो सिग्नल वोल्टेज को दो आयामी प्रारूप में स्क्रीन पर प्रदर्शित करने की अनुमति देता है। इस तरह स्क्रीन पर तरंगों को देखना और यह समझना संभव है कि सर्किट कैसा प्रदर्शन कर रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए परीक्षण उपकरण की सरल वस्तुओं की तुलना में एक दायरा कहीं अधिक विस्तृत स्तर प्रदान करने में सक्षम है। तो ऑसिलोस्कोप आपको समझ में आया किस तरीके से यूज किया जा रहा है। बेसिकली ऑसिलोस्कोप से हम ये पता कर ले रहे हैं, एक वोल्टेज सिग्नल टाइप का वेव फॉर्म बना के दिखा देता है कि भैया ये कंडीशन आपके इक्विपमेंट की चल रही है, आप टेस्ट कर लीजिए, ठीक है। होता कैसा है दिखने में, इस प्रकार का होता है। तो ये पिंस, अब देखो इन पिंस की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, इसको टेस्ट कर ले रहे हैं और यहां पे ये वेव फॉर्म हमारी बनी हुई आ रही है। मैं कोशिश करता हूं आपको सारी चीजें दिखाने की कि कल को ऐसा ना हो आप लोग इंडस्ट्रीज में जाएं और आपके सामने कोई आपका जो सीनियर है वो बोले ऑसिलोस्कोप उठा के लाओ, तुम मल्टीमीटर उठा के ला रहे हो। वो चीज नहीं होनी चाहिए। तुम लोग ऑसिलोस्कोप बोल रहे हैं तो ऑसिलोस्कोप तुम उठा करके लेकर आओ। नेक्स्ट आता है हमारा लॉजिक ऑसिलोस्कोप मेजरमेंट। तो और इसका भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसमें ऑसिलोस्कोप मेजरमेंट क्या होता है, ठीक है। ये डिस्प्ले करता है 2 डायमेंशनल फॉर्मेट। ठीक है, ये आपने देख लिया कि 2 डायमेंशनल की एक वेव हमारी फॉर्मेट करता है। 2 डायमेंशनल मतलब एक्स और वाई, ठीक है। 2 डायमेंशनल मतलब एक्स और वाई। देखो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, तो यहां कहीं पे आपकी वेव्स चल रही होंगी, ठीक है। इसी तरह से ये क्या हो गया, ये 2D हो गया, यानी कि 2 डायमेंशनल फॉर्मेट, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, द वर्टिकल एक्सिस इज नॉर्मली यूज्ड टू प्लॉट द इनकमिंग वोल्टेज। तो जो वर्टिकल एक्सिस है उसका इस्तेमाल क्या किया जाता है, प्लॉट करने के लिए इनकमिंग वोल्टेज को। इनकमिंग वोल्टेज कितनी आ रही है उसमें वो कौन आपकी इंडिकेट कर रही है, वर्टिकल लाइन, ठीक है। और जो हॉरिजॉन्टल है वो क्या कर रही है, टाइम एक्सिस दे रही है, ठीक है। तो वोल्टेज और टाइम का ग्राफ इसमें बनता है। इसमें क्या बनता है, वेव फॉर्म डिस्प्ले हो रहा है कैसे, फंक्शन ऑफ टाइम पे, ठीक है। इन दिस वे अ साइन वेव वुड बी डिस्प्लेड इन इट्स वेल नोन एज ग्राफिकल फॉर्मेट। तो साइन वेव्स हमें शो होती हैं। अब आपको यह ध्यान रखना है कि ऑसिलोस्कोप में कौन सी वेव शो होती है। तो ऑसिलोस्कोप में साइन वेव शो होती है, ठीक है। यहां से आपको उसका आंसर मिल जाएगा। जो बच्चा नोट्स भी बन के पढ़ के जाएगा ना मेरे, ठीक है, वो कुछ नहीं छोड़ करके आएगा। जो नोट्स मैं प्रोवाइड करा रहा हूं, समझ लीजिए आपको कोई बुक परचेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो ऐसे नोट्स हैं, ठीक है। कुछ भी नहीं छोड़ा है उन नोट्स में, ना हिंदी में ना इंग्लिश में। तो आपको कोई भी बुक परचेस करने की जरूरत नहीं है। जस्ट एमपॉली का जो टेलीग्राम चैनल है उसको डाउनलोड करना है, ज्वाइन करना है और वहां से अपने जो नोट्स हैं उसको डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद मोबाइल में पढ़िए, लैपटॉप में पढ़िए, प्रिंट आउट निकालिए, जो करना है आपको करिए। और मैं तो बोलता हूं अगर आप लोग 3-4 लोग मैकेनिकल वाले साथ रहते हो ना, एक कॉपी निकलवा लो, सब लोग पढ़ लो मिल बांट करके। ज्यादा पैसे खराब करने की जरूरत नहीं है कि 5-6 सब अलग अलग ही लाएंगे, मैं तुझे नहीं दूंगा तू मुझे नहीं देगा, ऐसे नहीं होता बेटा। एक निकाल लो और सब लोग मिल बांट के उसको पढ़ लो, ठीक है। तो ये क्या, इसी तरीके से हमारा ऑसिलोस्कोप काम करता है और जो है हमें वेव फॉर्म्स शो करता है। अब इसके कुछ प्रकार होते हैं। तो ये 6 प्रकार के आते हैं, ठीक है। 6 प्रकार के आते हैं। आपको इनकी डिटेलिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है और डिप्लोमा में सिर्फ बेसिक पढ़ना है। तो कौन कौन सी मेजर फॉर्म्स हैं वो ऑसिलोस्कोप की, पहला आता है एनालॉग, दूसरा आता है डिजिटल, तीसरा आता है एनालॉग स्टोरेज, फिर आता है डिजिटल फॉस्फर ऑसिलोस्कोप, फिर आता है डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप, फिर आता है डिजिटल सैंपलिंग ऑसिलोस्कोप, ठीक है। तो यहां पे 5 आना था, ये 6 लिख दिया है 2 बार, कोई बात नहीं, बुक में मिसप्रिंट होगा ये। तो एनालॉग, डिजिटल, एनालॉग स्टोरेज, एनालॉग डिजिटल स्टोरेज, डिजिटल फॉस्फर, डिजिटल सैंपलिंग। तो डिजिटल 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 4 बार लगा हुआ है, एनालॉग 2 बार लगा हुआ है। ध्यान रखना बिल्कुल। कैसे याद रखोगे इसको, एनालॉग, एनालॉग स्टोरेज, डिजिटल, डिजिटल स्टोरेज, डिजिटल फॉस्फर, डिजिटल सैंपलिंग। इस तरीके से याद करना, एकदम याद हो जाएगा। एनालॉग, एनालॉग स्टोरेज, डिजिटल, डिजिटल स्टोरेज, डिजिटल फॉस्फर, डिजिटल सैंपलिंग। और आपका ये जो है आपके पार्ट्स याद हो गए आपको किसके, ऑसिलोस्कोप के। अब देखो आगे बढ़ते हैं, लॉजिक प्रोब। अब लॉजिक प्रोब क्या है,
ये फॉल्ट को फाइंड करने के लिए लॉजिक प्रोब का क्या है, इस्तेमाल किया जाता है फॉल्ट्स को फाइंड करने के लिए। आप जितने भी डिवाइसेस इसमें पढ़ेंगे इस लेक्चर में, सारे फॉल्ट ही फाइंड करने वाले हैं। तो मैं बार बार इस लाइन को रिपीट करूंगा कि क्या कर रहे हैं, फॉल्ट को फाइंड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फॉल्ट को फाइंड कर रहे हैं। तो लॉजिक प्रोब का इस्तेमाल किया जाता है, फॉल्ट को फाइंड करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब ये होती कैसी है, हैंड हेल्ड डिवाइस होती है। हैंड हेल्ड बड़ा अजीब सा वर्ड, मतलब ऐसा लगता है ना बड़ी हाईफाई इंग्लिश बोल रहा है। हैंड हेल्ड डिवाइसेस, यू नो, कुछ नहीं है, हाथ में पकड़ने वाली जो डिवाइसेस होती है वो हैंड हेल्ड हो जाती है। ये क्या है, मार्कर है, हैंड हेल्ड है, मैं इसको हाथ में पकड़ सकता हूं। ठीक है, ठीक है यार, कुछ चीजों से डरना नहीं चाहिए, कुछ चीजें हमें डराने के लिए भी बनाई गई हैं, मत डरो उनसे। ठीक है, लॉजिक प्रोब यानी कि तर्क जांच, ये क्या करता है, एक लॉजिक प्रोब इज ए लो कॉस्ट आइटम ऑफ टेस्ट इक्विपमेंट। तो बड़ा सस्ता आता है लॉजिक प्रोब। ठीक है, इक्विपमेंट को टेस्ट करने के लिए सबसे सस्ता आइटम है। एज द नेम इंडिकेट्स, लॉजिक प्रोब इज यूज्ड फॉर प्रोबिंग एंड एनालाइजिंग लॉजिक सर्किट। तो इसका इस्तेमाल लॉजिक प्रोब का किस लिए किया जाता है, प्रोबिंग के लिए और लॉजिक सर्किट को एनालाइज करने के लिए। तो इसकी शेप कैसी होती है, इसकी शेप होती है बिल्कुल पेन जैसी। अब इसका इस्तेमाल कहां किया जा रहा है, इसका इस्तेमाल किया जा रहा है डिटरमाइन करने के लिए, क्या, लॉजिक लेवल एट एनी पॉइंट इन द सर्किट। ठीक है, क्या कर रहा है ये, डिटरमाइन कर रहा है, डिटरमाइन कर रहा है लॉजिक लेवल एट एनी पॉइंट, इन दी सर्किट। तो सर्किट में जो लॉजिक लेवल है, किस पॉइंट पे है वो, उसको क्या कर रहा है, उसको ये हमें डिटरमाइन करके दे रहा है, ढूंढ के दे रहा है। कौन, लॉजिक प्रोब। अब ये लॉजिक लेवल क्या होता है, ये स्पेसिफिक वोल्टेज और स्टेट जिसमें सिग्नल एग्जिस्ट करता है। ठीक है, वो स्टेट या वो पॉइंट जहां पर क्या है, आपका जो वोल्टेज है वो एग्जिस्ट करता है, उस स्टेट पे वोल्टेज एग्जिस्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं लॉजिक लेवल। यही एक खतरनाक वर्ड आपको लग रहा होगा इसमें, वो मैंने क्लियर कर दिया है। अब पढ़िए लॉजिक प्रोब के बारे में। ठीक है, तो लॉजिक प्रोब इज ए लो कॉस्ट आइटम, हमने पढ़ लिया। एज द नेम इंडिकेट्स, पढ़ लिया हमने। ए लॉजिक प्रोब इज नॉर्मली अ स्मॉल आइटम ऑफ टेस्ट इक्विपमेंट। तो जाहिर सी बात है, हम किसी इक्विपमेंट को हाथ में पकड़ सकते हैं, दैट मीन्स वो छोटा ही होगा। ठीक है, typically handheld pen like test probe in the form of what could be thought of a large oscilloscope probe but without the lead। तो ये क्या है, ये एक पेन टाइप का ही डिवाइस होता है जिसका इस्तेमाल किस लिए किया जा रहा है, डिटरमाइन करने के लिए लॉजिक लेवल को। तो दिस मेक्स लॉजिक प्रोब वेरी पोर्टेबल एंड इजी टू यूज for troubleshooting and general simple maintenance work on low complexity logic circuitry। यानी कि देखो, यही चीज़ है क्या है, बहुत पोर्टेबल बनाती है, क्योंकि हम इसे हाथ में पकड़ सकते हैं और एकदम से कहीं भी इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। यही चीज़ इसे क्या बनाती है, बड़ा ही ज़रूरी बना देती है और बहुत ही खास बना देती है। ठीक है, क्या कर रहा है, ट्रबल शूटिंग को चेक कर रहा है। ट्रबल शूटिंग यानी कि दिक्कतों को देख रहा है, कहाँ पे दिक्कत आई है। ठीक है, जनरली सिंपल मेंटेनेंस वर्क में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है लॉजिक प्रोब का। ठीक है, तो इसको एक बार पढ़ते हैं, समझते हैं। एक तर्क जांच परीक्षण उपकरण की कम लागत वाली वस्तु है। जैसा कि नाम से संकेत मिलता है, लॉजिक सर्किट की जांच और विश्लेषण के लिए एक लॉजिक प्रोब का उपयोग किया जाता है। ठीक है, एक तर्क जांच आमतौर पर परीक्षण उपकरण की एक छोटी सी वस्तु होती है। आमतौर पर हाथ से पकड़ी जाने वाली कलम जैसी परीक्षण जांच को एक बड़े ऑसिलोस्कोप जांच के रूप में सोचा जा सकता है, लेकिन लीड के बिना। ठीक है, तो लीड के बिना ये समझ लीजिए कि आप सारा काम कर रहे हैं एक ऑसिलोस्कोप की तरह। तो ये लॉजिक जांच को बहुत पोर्टेबल बनाता है और समस्या निवारण और कम जटिलता लॉजिक सर्किट पर सामान्य सरल रख रखाव कार्य के लिए उपयोग में आसान बनाता है। तो कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ पोर्टेबल है, वो आसान ही बनाएगी। सपोज हमारे मोबाइल फोन्स है, हमारे मोबाइल फोन्स बहुत पोर्टेबल कर दिए गए हैं। ठीक है, अगर मोबाइल फोन पोर्टेबल नहीं होता तो आप मोबाइल फोन को ऐसे लेके घूम रहे होते, ये क्या है भैया, मोबाइल फोन है मेरा। ठीक है, वो पोर्टेबल नहीं होता ना, फिर आप कहाँ लेके जाते उसको, एक इंसान साथ में रखना पड़ता। तो देखो, ये है लॉजिक प्रोब, इस तरह का लॉजिक प्रोब होता है। बस बेसिकली 2 लीड्स होती हैं इसमें, और ये हम चेक करते जाते हैं सर्किट में रख करके, और ये हमें बताता रहता है कि कहाँ पे लॉजिक लेवल है, कहाँ पर नहीं है। अब इसकी एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, तो जल्दी से पढ़ेंगे, इसके फायदे भी और इसके नुकसान भी। तो लॉजिक प्रोब की जो एडवांटेज है वो क्या है, लो कॉस्ट, सस्ता है, काम करने में आसान है। ठीक है, इस्तेमाल करने में आसान है। और अब इसकी डिसएडवांटेज क्या है, रफ मेजरमेंट देता है बहुत। ठीक है, और पुअर डिस्प्ले है,
भाई जाहिर सी बात है कोई चीज सस्ती है वो पुअर डिस्प्ले रखेगी, है ना। अब सैमसंग की सुपर एमोलेड डिस्प्ले तो इसमें मिलने वाली है नहीं तुम्हें, ठीक है ना। तो इसमें क्या मिलेगी तुम्हें, एक जरा सड़ी हुई डिस्प्ले मिलेगी, उसको लॉजिक प्रोब में इस्तेमाल कर देते हैं क्योंकि सस्ती है, ठीक है। अब देखो भाई अलग अलग कंपनी के अलग अलग फोन्स आते हैं, किसी जो जितना महंगा होगा उसकी डिस्प्ले क्वालिटी उतनी अच्छी होगी। सस्ता फोन लोगे तो सस्ती क्वालिटी मिलेगी आपको, अब उसमें 4K तो आपको मिलने वाला है नहीं। अब आता है लॉजिक पल्सर, ठीक है। लॉजिक पल्सर ये भी कैसा होता है, ये भी पेन की तरह होता है। इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, सिस्टम में पल्सेस को कंट्रोल करने के लिए, सर्किट में पल्सेस को कंट्रोल करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, लॉजिक पल्सर का इस्तेमाल किया जाता है। तो लॉजिक गेट्स के फंक्शन को चेक करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो लॉजिक गेट्स होते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स में लॉजिक गेट्स ज्यादा अच्छे से पढ़ाए जाते हैं, तो मैकेनिकल में इतना लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें बेसिक पढ़ लो उसी से हमारा काम हो जाता है। तो लॉजिक गेट्स के फंक्शन को चेक करने के लिए भी लॉजिक पल्सर का इस्तेमाल किया जाता है। तो लॉजिक पल्सर इज ए पेन शेप्ड हैंड हेल्ड पल्स जनरेटर। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा जो हैंड हेल्ड लिखा हुआ है, ये हैंड हेल्ड का मतलब क्या है हमारा, ठीक है। दैट इज यूज्ड टू इंजेक्ट कंट्रोल्ड पल्सेस इनटू सर्किट। तो इसका इस्तेमाल क्या है, जो कंट्रोल्ड पल्सेस हैं सर्किट में, उन्हें जो पल्सेस हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। द टिप ऑफ द पल्सर प्रोब इज प्रेस्ड अगेंस्ट अ नोड इन द सर्किट। तो जो नोड होती है इसकी जो टिप है उसको उसके अगेंस्ट रखा जाता है, वहां पर रखा जाता है। एंड द बटन ऑन द प्रोब इज प्रेस्ड टू जनरेट अ पल्स, ठीक है। और जो प्रोब में एक बटन लगा होता है उसको दबा दिए जाते हैं, वो क्या करता है, वहां से पल्स को जनरेट करता है और हमें बताता है फॉल्ट, ठीक है। अलॉन्ग विद अ प्रोब इट इज ऑफन यूज्ड टू चेक द फंक्शन ऑफ लॉजिक गेट्स, ठीक है। तो वही बात बोल रहा है कि लॉजिक गेट्स का फंक्शन देखने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो लॉजिक गेट्स अगर आपको पढ़ने तो फिर आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स का टच लेना पड़ेगा, वहां पे लॉजिक गेट्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, एंड गेट, ठीक है, बहुत सारे गेट्स होते हैं। तो लॉजिक पल्सर एक पेन के आकार का हैंडहेल्ड पल्स जनरेटर है, ठीक है, ये आपको समझ लेना है। ये दो तीन जो होते हैं, और लॉजिक प्रोब, लॉजिक पल्सर, ये सब हैंडहेल्ड डिवाइसेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका लॉजिक क्लिप। तो लॉजिक क्लिप एक बार समझेंगे लॉजिक क्लिप क्या होता है। तो लॉजिक क्लिप क्या कर रहा है हमारा, ये समझिए, ये एक तरह की क्या कर देता है, क्लिप कर देता है इंटीग्रेटेड सर्किट को, ठीक है। एक तरह की डिवाइस है जो क्या कर रही है, क्लिप कर दे रही है इंटीग्रेटेड सर्किट को, मेक्स कांटेक्ट विद ईच ऑफ द इंटीग्रेटेड सर्किट पिंस। तो जो सर्किट पिंस होती हैं उनमें एक इंटीग्रेटेड कॉन्ट्रैक्ट बना देती है, क्या, लॉजिक क्लिप, ठीक है। द लॉजिक state of each pin is shown by LED indicators independently provided one of for each pin। तो क्या एक तरह की पिंस वगैरह का इस्तेमाल इसमें किया जाता है जो क्या करता है, इंटीग्रेटेड सर्किट को कनेक्ट कर देता है, ठीक है। ये एक उपकरण है जो एक एकीकृत सर्किट से जुड़ा होता है और प्रत्येक एकीकृत सर्किट पिन के साथ संपर्क बनाता है, ठीक है। प्रत्येक पिन की तर्क स्थिति एलईडी संकेतन द्वारा स्वतंत्र रूप से प्रत्येक पिन के लिए एक प्रदान की जाती है, ठीक है। तो लॉजिक क्लिप का इस्तेमाल क्या करता है, ये इंटीग्रेटेड सर्किट में जितनी पिन्स होती है उनसे 1 by 1 कनेक्ट होता है और हर पिन की हर क्लिप की जानकारी हमें देता है, ठीक है, एलईडी के द्वारा। अब बात करते हैं हम ऑनलाइन फॉल्ट फाइंडिंग की, ठीक है। अब ऑनलाइन फॉल्ट फाइंडिंग टेक्निक्स क्या होती है, ठीक है। अब ये वाली ऑनलाइन नहीं है, चैटे नहीं है ये, ठीक है। ऑनलाइन फॉल्ट फाइंडिंग क्या है, डायग्नोस्टिक्स टूल्स इन सीएनसी मशीन्स। तो सम कॉमन फीचर्स ऑफ सीएनसी डायग्नोस्टिक सिस्टम्स आर लिस्टेड बिलो। तो कुछ सीएनसी डायग्नोस्टिक सिस्टम्स हमें नीचे दिए गए हैं, ये होते हैं, जैसे आपको डिटेलिंग पढ़ने की इनकी बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस नॉर्मल सा पढ़ लीजिए, ठीक है। बेसिकली सीएनसी में हम काफी डायग्नोस्टिक सिस्टम का यूज करते हैं, बहुत सारे डायग्नोस्टिक सिस्टम्स है जिनका सीएनसी में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपका टूल पाथ, जैसे रिकॉग्निशन ऑफ मशीन सरफेस है, ठीक है। जैसे कि आता है आपका रिकॉग्निशन ऑफ मशीन सरफेस, ठीक है। मशीन सरफेस के बारे में पूरी जानकारी निकालना। टूल पाथ जनरेशन, ठीक है। तीसरा आ जाता है आपका टूल पाथ वेरिफिकेशन,
तो बहुत सारे डायग्नोस्टिक सिस्टम्स हैं जिनका इस्तेमाल मैकेनिकल में किया जाता है, ठीक है, बहुत सारे हैं, सीएनसी में भी बहुत सारे हैं, ठीक है, सीएनसी मशीन्स में जिनका इस्तेमाल किया जाता है फॉल्ट को फाइंड करने के लिए। तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन मेथड आपने पढ़ा, विजुअल इंस्पेक्शन, ठीक है, 2-3 आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए, कभी एग्जाम में पूछ ले तो आप लिख सकते हैं। थ्योरी एनालिसिस मेथड होता है, इंटरफेस सिग्नल मेथड होता है, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं कुछ जनरल प्रिकॉशंस के बारे में पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सी सामान्य सावधानियां हैं जिनका हमें इस्तेमाल करना जरूरी है, तो जनरल लाइफ में भी करना चाहिए। सावधानी बहुत जरूरी होती है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, सुना ही होगा आप सबने, है ना, बस वगैरह में लिखा रहता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो फिर भी हट जाती है बहुत सावधानी, हट और घट जाती है दुर्घटना। अब देखो, दीज शुड बी मैनुअल जीरो रिटर्न आफ्टर ईच पावर एप्लीकेशन, ठीक है, तो ये कह रहा है क्या, दिस शुड बी मैनुअल जीरो रिटर्न आफ्टर ईच पावर एप्लीकेशन, तो हर पावर एप्लीकेशन से पहले एक जीरो रिटर्न होना बहुत जरूरी है, मैनुअल जीरो रिटर्न होना जरूरी है कि जो मशीन आपने स्टार्ट की है वो जीरो पर वापस से आ गई है या नहीं आ गई है, मतलब मशीन जो है वो कंप्लीटली बंद करनी बहुत जरूरी होती है। ऐसा नहीं आपने आधी अधूरी बंद की, चलो 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 हो जाएगी, अपना आप बंद हो जाएगी, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप कंप्लीटली उस मशीन को बंद करिए, उसके बाद आप जाएंगे। मेक फुल यूज ऑफ 100% फीड रेट फंक्शन, तो फीड रेट फंक्शन का फुल यूज करना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है, ये सावधानियां हैं। व्हेन ऑपरेटिंग सीएनसी मशीन, केयर शुड बी टेकन टू अवॉइड इंटरफेरेंस विद द स्पिंडल, एटीसी, वर्कपीस, फिक्सचर्स एंड टूल्स, ठीक है, तो ऑटोमेटिक टूल कंट्रोलर, स्पिंडल, वर्कपीस, इन सब चीजों से बड़ा ही सावधान होना जरूरी होता है। और मैं हमेशा बोलता हूं, अगर कॉलेज में भी आप हैं, आप टाई, बहुत सारे लोग टाई लगाए रहते हैं, आईडी कार्ड गले में डाले रहते हैं, तो लेथ मशीन भी, अगर आप लोग लेथ मशीन के पास भी आप हैं, सीएनसी तो सबके कॉलेज में नहीं होगी, तो लेथ मशीन भी अगर है तो उसके पास भी आप लोग एकदम से टाई लटका के मत जाइए, क्योंकि क्या होता है कभी कभी स्पिंडल में वो टाई जो है आपकी लिपट जाती है और आपको चोट लग सकती है उससे, ठीक है, तो ये सावधानी रखनी बहुत जरूरी है। तभी मैंने बोला ये तो जनरल प्रिकॉशन है, सामान्य सावधानियां सब में आपको रखनी चाहिए। मेमोरी प्रोटेक्ट स्विच मस्ट बी एट द ऑन पोजीशन, तो जो मेमोरी प्रोटेक्ट स्विच है, ठीक है, यानी कि वो ऑन होना चाहिए, यानी कि आपकी मेमोरी मशीन की लॉस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सीएनसी में मेमोरी का बहुत फंक्शन है, अगर मेमोरी आपने लॉस कर दी तो दिक्कत हो जाएगी। तो फाइनली आपका चैप्टर नंबर 5 भी हम फिनिश कर चुके हैं, बी हैप्पी। और इसकी जो पीडीएफ है वो आप लोग एमपॉली के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा किसी को नहीं देना है, ठीक है। 1-2 प्लॉट मुझे दिलवा देना, अगर दिलवा सको तो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, जस्ट जोक अ पार्ट। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। एमपॉली पर आपको सभी सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट हम लोग पढ़ाएंगे कंप्लीट होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कंप्लीट सिलेबस के साथ होगा। तो मिलते हैं अपने नए लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। सी यू, बाय बाय।